बच्चों आज हमारा टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है, होती कैसे है, प्रोसेस कैसे होता है, इस सारे को डिटेल के अंदर आज हमने पढ़ना है। अगर क्लोनिंग की डेफिनेशन की जाए वो क्या हो सकती है? क्लोनिंग द जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज यानी कि जीनियाती तौर पर जीन्स के लिहाज से वो जो कॉपी तैयार होगी, अगला जो जानदार तैयार होगा सेम उस जैसा होगा जिससे आप वो चीजें तैयार कर रहे हैं। तो कहते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, हूबहू उस जैसी एक और चीज तैयार होगी ऑफ ऑर्गेनिज्म या सेल बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो यहां पर शराइत हैं। नंबर वन, एक तो चीज हूबहू उस जैसी होगी और फिर वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पैदावार। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग। अमल बच्चों क्या कहलाता है? क्लोनिंग का अमल कहलाता है। और खुद वो जो सेल होगा या ऑर्गेनिज्म होगा वो क्लोन कहलाएगा, क्लोन। तो क्लोनिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हूबहू उस जैसी एक और कॉपी तैयार होगी बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन जनरली नो नॉर्मल कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय द क्लोन। नेचुरली तौर पर क्लोनिंग के जरिए कोई जानदार पैदा नहीं होता। कहता है बेटा आपसे कि जनरली नो नॉर्मल organism your cell can produce naturally by the clone. This one is the artificial way. नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल वे से हम क्लोनिंग करवाते हैं। सबसे पहला जो क्लोन था वो क्या चीज थी? वो शीप थी, शीप। इन 1997 स्कॉटिश मींस स्कॉटलैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे, एवर फर्स्ट क्लोन शीप वाज प्रोड्यूस्ड। दुनिया की सबसे पहली जो क्लोन थी वो शीप थी और स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने 1997 में सबसे पहले इसको बनाया था, पैदा किया था। ये दुनिया की सबसे पहले क्लोन चीज आ रही है और वो शीप थी। हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूं तो उसका नाम क्या था? उसका बच्चों नाम था डॉली। शीप का नाम डॉली था। अगर ये पूछा जाए कि व्हाई इट वाज गिवन द नेम ऑफ द डॉली, उसका डॉली नाम क्यों रखा गया था, तो डॉली नाम बच्चों क्यों रखा गया था, उसकी वजह क्या थी? वो कहते बेटा आपसे कि असल में उस वक्त एक अमेरिकन पॉप सिंगर थी। ये अमेरिकन पॉप सिंगर के नाम पर रखा हुआ था और वो लेडी पॉप सिंगर थे। उसका नाम था डॉली पार्टसन। डॉली पार्टसन उसका नाम था। उसके नाम के ऊपर इस शीप का नाम रखा गया था। तो शीप डॉली थी। 1997 में स्कॉटिश साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको बच्चों डिस्कवर किया। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोनिंग बेसिकली, organismic and embryo cloning. First one is the organismic cloning and the second one is the embryonic cloning. Then what is organismic cloning? ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग के अंदर जिसकी क्लोनिंग आप करना चाहते हैं उसका लेंगे आप एक सोमैटिक सेल। जिसकी क्लोनिंग आप करना चाहते हैं वो जो डोनर है क्या लेंगे? उसका सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या होते हैं? द सेल अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल। द सेल अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी सेल आपको नजर आते हैं बॉडी के अंदर वो सोमैटिक सेल है। यानी कि वो सेल स्पर्म और एग ना हो। स्पर्म और एग के अलावा, गैमेट्स के अलावा जिस्म के बाकी तमाम सेल वो सोमैटिक सेल कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं मसल का सेल हो सकता है, बोन का है, ब्रेन का है, बस वो स्पर्म और एग ना हो
तो जिसकी क्लोनिंग करनी है, डोनर क्या लेना है आपने, सोमैटिक सेल, तो उसका न्यूक्लियस है, उसके जीन्स आ रहे हैं, तो आपने उसका न्यूक्लियस वहां से रिमूव कर देना है। एक स्टेप ये हो गया। देन सेकंड स्टेप में आपने लेना है कि एग सेल, ये एग सेल उसी स्पीशी का होना चाहिए। जैसे अगर आप मैन की, ह्यूमंस की क्लोनिंग करवाना चाहते हैं तो ह्यूमन का ही एग होना चाहिए। अगर आप चिकन की कराना चाहते हैं क्लोनिंग तो चिकन का ही एग सेल होना चाहिए, उसी स्पीशी का होना चाहिए। ये ना क्लोनिंग कराना चाहते हैं आप चिकन की और एग सेल आप एक खोते का ले आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एग सेल उसी स्पीशी का होना चाहिए। एग सेल ले लिया, देन उसके न्यूक्लियस को आपने रिमूव कर दिया, तो वो एग आप एक खोखला सेल बन जाएगा, एम्प्टी सेल है विद आउट न्यूक्लियस है। जो आपने सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस निकाला था, अब उस न्यूक्लियस को आप उस एग सेल के अंदर प्लेस कर दें। अब ये एग सेल है विच इज हैविंग द सोमैटिक न्यूक्लियस, इसके अंदर है उस सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डाला गया है, जिसे क्लोनिंग करना चाहते थे उसका न्यूक्लियस इस एग के अंदर डाल दिया गया। अब ये एग सेल डिप्लाइड हो गया, 2n हो गया। ये एग सेल 2n किस वजह से हुआ है, उस सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस की वजह से हुआ है। क्योंकि सोमैटिक सेल क्या होता है बच्चों, वो 2n होता है, वो डिप्लाइड होता है। तो जिसे क्लोनिंग करनी थी उसका सोमैटिक सेल लिया, उसका न्यूक्लियस आपने निकाला, देन लिया आपने उसी स्पीशी का एग सेल, उसका न्यूक्लियस आपने रिमूव कर दिया है। खोखला जो आपके पास एग सेल बचा है, एम्प्टी एग सेल, उसमें उस डोनर के न्यूक्लियस को डाल दें। अब ये बन गया एग सेल डिप्लाइड। इसको अब आपने दोबारा से उस फीमेल की यूट्रस के अंदर, उसकी वॉर्म के अंदर, उसकी बच्चादानी के अंदर प्लेस करना है। बाकी सारे काम जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही होने हैं। बात समझ रहे हैं? ये नहीं करना कि इस क्लोन सेल को आप टेस्ट ट्यूब में जाकर रख दें। क्या टेस्ट ट्यूब में, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में जो कि आपके हाथ के बराबर है, क्या उसमें इतना बड़ा इंसान पैदा हो सकता है? वो नहीं हो सकता। आपने उसको उठाकर दोबारा उस फीमेल की यूट्रस में रखना है, बच्चा दानी के अंदर। वहां सारी डेवलपमेंट वैसे ही होगी जैसे कि आम फीटस की होती है, एम्ब्रियो की होती है। उसकी डिलीवरी भी होगी, वो बच्चा पैदा भी होगा, लेकिन उस जैसा होगा जिससे आपने वो सोमैटिक सेल लिया, या जिसका वो सोमैटिक सेल था उस जैसा एक क्लोन पैदा हो जाएगा। ऐसा सब बढ़ना शुरू हो जाएगा, सब बच्चे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप क्लोन चीज पैदा कर सकते हैं। ये है ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। ठीक है। देन नेक्स्ट इज द एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। व्हाट इज एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग? एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग वो ट्विंस की तरह है, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, लेट्स से यहां आ जाओ, ये फीमेल का एग है, ये मेल का एग है। लेकिन उसने किया क्या है? उसने ये किया कि फीमेल का एग लिया, सेम उसी तरह उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, खोखला बच्चा उसका एक सेल बच चुका है। देन आपने मेल का सेल, लेकिन मेल का सेल स्पर्म नहीं लेना आपने, यहाँ पर बॉडी सेल लेना है। कहते हैं आपसे सोमैटिक सेल, उसी तरह जैसे हमने पहले पढ़ा है। स्किन का सेल हो सकता है, हेयर का, मसल का, एटसेट्रा, बस वो स्पर्म ना हो। लेट्स से आपने स्किन का सेल ले लिया, उसका न्यूक्लियस सेम उसी तरह आपने वहां से रिमूव कर दिया, और उसको कहाँ डालना है? आप उस तरह उस फीमेल के एग के अंदर, उस एग सेल के अंदर, क्योंकि उसका न्यूक्लियस आपने सेम उसी तरह रिमूव कर दिया। फिर कहते हैं कि ये क्लोनल जाइगोट है। उस एग के अंदर जो आपने सोमैटिक न्यूक्लियस को डाला, अब ये क्लोनल जाइगोट है, सेम पहले जैसे आपने अभी पढ़ा है ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग के अंदर। अब यहाँ होना क्या है, आपने पढ़ा है कि जाइगोट आगे जाकर डिवाइड होता है, एक से दो सेल बन गए, दो से दो से चार बन गए सेल। तो जब वो एम्ब्रियो बनता जा रहा है, अगर वो टू सेल स्टेज के ऊपर है, लेट्स से जैसे बेटा हम कहते हैं ये टू सेल स्टेज है, ये टू सेल बने हुए हैं,
अगर 4 होंगे तो ये 4 सेल स्टेज है। अगर इब्तदाई तौर पर वो 2 सेल स्टेज में है, उसके दोनों सेल अलहदा कर दो। अगर 4 है, चारों अलहदा कर दो। तो चारों जो आप यहां से सेल अलहदा करेंगे, चार है, तो चारों आगे चलकर अलहदा अलहदा 4 ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाने, उससे 4 बन जाने। ये एम्ब्रियो क्लोनिंग है। एक आपने एम्ब्रियो को 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जितने एम्ब्रियो के सेल अलहदा करेंगे, जितने हिस्सों में एम्ब्रियो को काटेंगे आप, या जितने सेल एम्ब्रियो के अलहदा करेंगे, वो 2 सेल स्टेज के ऊपर था, 2 सेल अलहदा कर दो। अगर उसकी 4 सेल स्टेज है, उसके 4 के 4 सेल अलहदा कर दो। तो जितने सेल एम्ब्रियो के आप कट करेंगे या सेपरेट करेंगे, अलहदा करेंगे, तो उतने आगे अलहदा अलहदा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए। ये है एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर आपने एम्ब्रियो को 2 सेल में या 4 सेल में डिवाइड कर दे। जितने सेल में डिवाइड करेंगे, उतने आगे ऑर्गेनिज्म उसके पैदा हो जाने। जो 2 आगे पैदा हुए या 4 आगे पैदा हुए, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे? ये आइडेंटिकल होंगे, तो सेम एक जैसे होंगे। ये क्या चीज है? एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। एम्ब्रियोनिक, मैंने आपसे ये कहा है कि आइडेंटिकल ट्विंस की तरह होते हैं। ये ना कहना आइडेंटिकल ट्विंस की तरह पैदा होते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में तो जो मेल का सेल होता है वो तो स्पर्म इस्तेमाल होता है। आगे पढ़ेंगे आप जाकर। ट्विंस में याद करना, जो मेल का सेल होता है वो स्पर्म इस्तेमाल होता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग में जो मेल का सेल होगा, कौन सा होगा? वो सोमैटिक सेल होगा, वो अदर देन स्पर्म होगा। ये है एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। तो हमने कहा है कि जो क्लोनिंग है वो 2 टाइप्स की है, ऑर्गेनिज्मिक और एम्ब्रियोनिक। ये एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। ये शार्ट क्वेश्चन भी आएंगे, व्हाट इज ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग या एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। तो जैसा वो आपसे कहे वैसा आप उसको ज्ञान कर लें। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग। इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। नंबर 1, कमर्शियली वैल्यूएबल एनिमल्स कैन बी क्लोन्ड। जो एनिमल आपको अच्छा लगता है, वो काऊ है, वो बफलो है, जिससे आपको फायदा हो रहा है। आप चाहते हैं कि जैसी और मैं चीज तैयार कर लूं, वो डांसिंग हॉर्सेज हो सकते हैं, वो डॉग्स हो सकते हैं। तो जो एनिमल आपको अच्छा लगता है, अगर आप उस जैसी एक और चीज तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे आसान चीज है उसकी क्लोनिंग करवा लें। उस जैसा एक और एनिमल तैयार करें। देन इंसान कब से कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमंस की क्लोनिंग की जाए, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर ह्यूमंस की क्लोनिंग के ऊपर पाबंदी है कि इंसान का क्लोन आप तैयार नहीं कर सकते। ये हम कर रहे हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियो तैयार किया जाए, आगे ना उसको बढ़ाया जाए, फीटस ना बनाया जाए, उसको इंसान में बकायदा तब्दील ना किया जाए। ह्यूमन के एम्ब्रियो तैयार करें। इसका फायदा क्या होगा? कैन बी यूज एज अ डोनर फॉर द ट्रांसप्लांट ऑफ द आर्गन्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो उसके आप आर्गन निकाल लें, किसी और में डालने के लिए उसको पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये भी जायज नहीं है, ठीक नहीं है। एक हद तक एम्ब्रियो के ऊपर ये रिसर्च हो रही है कि फिलहाल जो मेडिसिन मार्केट में हम लाना चाहते हैं, क्या वो इंसान के लिए फायदेमंद होगी, नुकसान तो नहीं होगी। वो इंजेक्शन है, मेडिसिन है, किसी हवाले से है, आप उसका एक्सपेरिमेंट एम्ब्रियो के ऊपर पहले कर सकते हैं। पहले आजमाएंगे एम्ब्रियो के ऊपर, अगर उसके लिए फायदेमंद है तो फिर एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर फिर मेडिसिन लॉन्च की जाएगी मार्केट के अंदर, और फिर इंसानों के ऊपर उसको अप्लाई किया जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा है कि बजाय आप किसी को मेडिसिन दें, किसी बंदे को, बंदा शायद मर भी सकता है, तो वो फाड़ ना सकते हैं, और कोई नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करें आप। तो इसलिए इंसान के एम्ब्रियो के ऊपर, जो एम्ब्रियो क्लोन्ड एम्ब्रियोज के ऊपर मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं। कैन बी यूज फॉर अचीविंग द यूजीनिक एम्स। हाँ, इंसान इस टोन में लगा हुआ है, यूजीनिक एम्स के को हासिल करने के लिए क्लोनिंग का सहारा ले रहा है। यूजीनिक एम्स क्या है?
The use of the human genetic stock, the use of the human genetic stock, the use of the human genetic stock to produce the desired living organism, to produce the desired man या ह्यूमन। इंसान के जेनेटिक स्टॉक को इस्तेमाल में लेकर जाना और उससे एक सुपर मैन तैयार कर लेना, ये यूजीनिक एम्स है। इससे बड़ा आसान आसान ये है, हम एक सुपरमैन तैयार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं दुनिया जान की सारी क्वालिटीज इसके अंदर मौजूद हो, उच्चा लंबा भी हो, चिट्टा गोरा भी हो, खूबसूरत भी हो, बहादुर भी हो, और वो हर लिहाज से सुपर हो, फिट हो। जो जो कैरेक्टर हम चाहते हैं उसमें होने चाहिए। वो मेमोरी में स्ट्रांग भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, वगैरह वगैरह। अगर आपने ऐसा किया तो वो लोग जो इस क्राइटेरिया के ऊपर फिट नहीं आते, जो पूर्ण ज़हन है, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, जिसकी मेमोरी ज्यादा नहीं है, जो छोटे कद के हैं, या उसकी रंगत फिला फिला है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ये दुनिया के अंदर आप एक बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अगर सारे सुपरमैन आना शुरू हो गए तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे जो क्राइटेरिया के ऊपर फिट नहीं आ रहे? ये गलत बात है। जो हिटलर था वो बड़ा जालिम बंदा था। हिटलर ने क्या किया था? वो लोग जो छोटे कद वाले थे, पूर्ण ज़हन थे, मेमोरी नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थे, लूले लंगड़े थे, दिमागी तौर पर वो फारिग थे, उन्हें तमाम को कत्ल करा दिया। जो उसके क्रेडिट के ऊपर फिट आते थे लोग, उनको उसने इकट्ठा किया, उनकी शादियां करवाई, उनके बच्चे पैदा करवाए, और फिर उसने जाकर उनसे जंगें लड़ी थी। वो बड़ा तेज बंदा था। इसलिए आजकल में इंसान की क्लोनिंग या यूजेनिक एम्स के तौर पर इंसान क्लोनिंग के ऊपर बिल्कुल पाबंदी है दुनिया जहान के ऊपर। ये आप नहीं कर सकते। टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन का लिहाज से, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, कि अगर हम माहौल को महफूज करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, तो क्या किया जाएगा? जितनी पोल्यूशन आजकल फैलती जा रही है उस लिहाज से माहौल को महफूज करना, उसको बचाना इंतहाई लाजमी। अब सबसे बड़ा जो माहौल को नुकसान हो रहा है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? डिटीरियोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की तबाही, एनवायरमेंट को तबाह किए जा रहे हैं आप, ये पोल्यूशन है। तो ये डेफिनेशन हो सकती है। या एनी अनडिजायरेबल चेंज, ना चाहने वाली तब्दीली, जब चाहते नहीं है, जब आपको अच्छी नहीं लगती, जब आपके मिजाज के खिलाफ हो रही है वो चेंज एनवायरमेंट के अंदर, कोई पोल्यूशन है। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। या जो आपकी बुक में है, कंटेमिनेशन, आलूदा, आलूदा करना ऑफ एनवायरमेंट विद हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल, नुकसानदेह और मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल हैं जो माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पोल्यूशन है। नुकसानदेह और ना चाहने वाले केमिकल जो नुकसान पहुंचा रहे हैं माहौल को, तो पोल्यूशन है। ये डेफिनेशन। एंड व्हाट आर द कॉजेस? सबसे बड़ा जो कॉज है वो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है। इफ्लुएंस इंडस्ट्री में से निकलने वाला जो वेस्ट है, इफ्लुएंस, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड में है, या गैसेस फॉर्म में है। थ्री डिफरेंट टाइप्स का के पोल्यूटेंट्स हैं, इफ्लुएंट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। ये तबाह किए जा रहे हैं हमारे माहौल को। उसके अलावा ये ऑटोमोबाइल्स भी हैं। ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां, कार हैं, बस हैं, लॉरी हैं, ट्रक्स हैं, मोटरसाइकिल हैं। कितना धुआं उगलते जा रहे हैं, और उसके साथ कितने हॉर्न बजते हैं, गाड़ियों की चलने की गिड़गिड़ाहट इतनी ज्यादा है, सारी पोल्यूशन हो रही है। इफ्लुएंट्स कंटेन टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक मटेरियल। तो इफ्लुएंट्स हैं जो वेस्ट इंडस्ट्री में से निकलता है, उसमें जहरीला मवाद है, और कार्सिनोजेनिक, कैंसर काजिंग, कैंसर काजिंग मटेरियल उसके अंदर मौजूद होता है। हैवी मेटल्स
जैसे लेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल, लेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल, गाड़ियों के स्मोक के अंदर, धुएं के अंदर लेड होता है, बड़ा खतरनाक है। वो जो बर्न होगा लेड ऑक्साइड में चेंज होगा, और वो लेड ऑक्साइड आपके लंग्स के साथ बॉडी में जाएगा, सांस के जरिए सेल में इकट्ठा होगा, सेल को जाकर डैमेज कर देगा। या उसके अलावा लेड ऑक्साइड आपके पेंट को जाकर फेक कर देता है, या फेड करता है, पेंट को उड़ा देता है। क्रोमियम फ्रॉम द टेनरीज, टेनरीज चमड़े के कारखाने, चमड़े के कारखानों से क्रोमियम निकलता है। ऑटोमोबाइल में से लेड आ रहा है। ये सारे हैवी मेटल्स हैं और बहुत खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक। देन हाउ कैन वी कंट्रोल द पोल्यूशन? द ट्रीटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। गवर्नमेंट कहती है कि जो मवाद भी इंडस्ट्री में से बाहर आ रहा है, चाहे वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, गैसेस है, उसको ट्रीट करके बाहर फेंक, ऐसा ना माहौल में फेंक दें आप। जैसे इंडस्ट्री की चिमनी में से कितना धुआं निकलता है, स्मोक है, तो कहते हैं चिमनीज के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं आप, वो उस स्मोक को फिल्टर करके बाहर निकाले, हैवी मेटल्स माहौल में ना आए, नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। हमारी फैक्ट्रियां डायरेक्टली स्मोक को माहौल में फेंकी जा रही है, सॉलिड जमीन के ऊपर फेंका जा रहा है, लिक्विड नहरों दरियाओं के अंदर डाला जा रहा है, और वहां पर आबी हयात को शदीद किस्म के नुकसान का सामना है। एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब होती जा रही है, या वही पानी जब हम लगाते हैं फसलों को, तो वो मेटल्स उस फाइल में आ जाएगा, फसलें तबाह होती जा रही है, जमीन की जरखेजी में कमी होती जा रही है। इसका इलाज है बायोरेमिडिएशन, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स जो पोल्यूशन काज करने वाले एजेंट्स हैं, जो पोल्यूशन फैलाने वाली चीजें हैं, वो कौन होते हैं? पोल्यूटेंट्स। रिमूवल या डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए पोल्यूटेंट्स का खात्मा करना, ये बायोरेमिडिएशन है। रेमिडिएशन रेमेडीज है, इलाज। फॉर एग्जाम्पल एल्गी, फंजाई, लाइकन्स का इस्तेमाल होता है। ये अपने अंदर ये पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और माहौल में पोल्यूशन की कमी का बायस बनते हैं। एक लफ्ज साथ लिखा होगा बायो एब्जॉर्प्शन। बायो एब्जॉर्प्शन मीन पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर जज़ब कर लेना। पोल्यूटेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए जज़ब करना या होना, ये बायो एब्जॉर्प्शन है। पहले होगी बायो एब्जॉर्प्शन, वो लिविंग एल्गी है, फंजाई है, लाइकन है, अपने अंदर पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो चीज अंदर एब्जॉर्ब होगी तो गोया माहौल में चीज कम होती जा रही है, तो बायो रेमिडिएशन भी हो रही है साथ साथ। ना सिर्फ वो चीजें उन लिविंग के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, उनकी बायो एब्जॉर्प्शन हो रही है, साथ साथ बायो रेमिडिएशन भी हो रही है। वो पोल्यूटेंट्स माहौल में से कम होते जा रहे हैं, तो बायो रेमिडिएशन हो रही है। प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन दी है? द स्पीशीज विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट, जो खत्म होने के नजदीक है, जो खत्म होने के नजदीक है। अगर आपने आज उनको सेव ना किया तो आने वाले दिनों में उनका नाम ही नहीं होगा। जैसे पांडा आजकल एंडेंजर्ड है, उसकी ये स्पीशीज, नस्ल खत्म होने के नजदीक है, उसको हमने सेव करना है। तो पोल्यूशन की वजह से चीजें खत्म होती जा रही है। पोल्यूशन इन द पाकिस्तान, बस जितने कसीदे आपको आते हैं आप यहाँ पर बयान कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैवेज वाटर है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है, वो डायरेक्टली पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स, कैनाल्स में डाले जा रहे हैं, पोल्यूशन फैलती जा रही है, स्मोक ज्यादा है। जैसे आजकल लॉकडाउन है, पोल्यूशन कम है। एक तस्वीर दिखा रहे थे, पिक्चर उन्होंने दिखाया बिफोर लॉकडाउन इन द लाहौर, उसने वही इलाका दिखाया बाशिम मस्जिद का। लॉकडाउन से पहले इतनी पोल्यूशन थी, माहौल इससे अटा पड़ा था, फिजा सारी गर्द आलूद थी, सारी सारी पिक्चर इमेज वो ब्राउन नजर आ रहा था। फिर देखा लॉकडाउन के बाद वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर खड़ी थी, वो जो
रेत के जरे वगैरह थे, डस्ट थी, पोल्यूशन थी, स्मोक था, वो सारी बैठ चुके थे, खत्म हो चुके थे, और उजली उजली तस्वीर आ रही थी। तो ये इस तरीके से